हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल। एज यू ऑल नो, आई एम योर कूल गुरु और हम लोग कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिससे हम बनाएंगे अपने एग्जाम्स को और भी आसान। और अब आ चुके हैं हम अपने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी। आओ दुनिया घूमते हैं, ठीक है। तो चलो दुनिया घूमेंगे, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया घूमने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बिहेव नहीं करना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का एक 4th चैप्टर है, और हम अपने इकोनॉमिक्स के कोर्स कंप्लीशन की तरफ दौड़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये ग्लोबलाइजेशंस क्या होते हैं, ये इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, क्लियर। तो मैं इसके लिए बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये हम अपने 9th में भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी को बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स से कि ये एक इंडिया है, ठीक है। यार मुझसे बनाना नहीं आता तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो मत उड़ाना, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक इंडिया है और कुल मिला के ये हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया के अंडर हम अपनी इनकम अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। इस एरिया से हम अपनी इनकम अर्न भी कर रहे हैं और इस एरिया में हम एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि इकोनॉमी आपका एक ऐसा एरिया हो जाता है जो हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड भी करता है और जहां पर हम अपने एक्सपेंडिचर्स करके अपनी न्यूट्रिएंट वांट्स को फुलफिल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी के एरिया होता है जो आपको मींस ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है। इसलिए इंडिया को बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाएगा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि इकोनॉमी क्या है। अब इस इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कैसे लेके जाएंगे, ये ग्लोबलाइजेशंस क्या होते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम देखेंगे अपना एक टॉपिक, वो है आपका MNC, ठीक है। ये MNC क्या है? MNC मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरी राइटिंग ना पता नहीं कैसी है, कॉरपोरेशंस, ठीक है। MNCs क्या होती हैं? आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होता है? चलो पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कई बार पीछे से पढ़ने में ना ज़्यादा समझ में आता है, मैं तो पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? कॉर्पोरेशंस आप बहुत सिंपल वर्ड्स में देख लो, कोई फर्म, बिजनेस, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री, ठीक है। कोई कॉर्पोरेशन मतलब कोई फर्म या बिजनेस है, ठीक है ना, इतना समझ आ गया। नेशनल मतलब किस कंट्री से बिलोंग करता है। मान लो कि हमारे पास एयरटेल है या हमारे पास हीरो की बाइक की कंपनी है, फिर मारुति सुजुकी है, कोई भी है। तो नेशनल यानी कि उसकी होम कंट्री क्या है, यानी कि हमारे पास ये फर्म आ गई, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कॉर्पोरेशन मतलब हमारे पास बिजनेस आया। अब ये जो बिजनेस है वो कहाँ ऑपरेट हो रहा है? आपका इंडिया में, ठीक है। तो ये इसका नेशनल क्या हो गया? इसका नेशनल हो गया इंडिया, यानी कि इस बिजनेस की जो होम कंट्री है वो क्या है? आपकी इंडिया है। अब ये इंडिया में काम करते करते इन लोगों ने क्या किया, इन्हें लगा कि हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, हम अच्छी सी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इंडिया के बाद में इन्होंने अपना एक सेटअप डाला ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद में ये चले गए अपने श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक अपना सेटअप डाला आपका बांग्लादेश में, फिर इन्होंने एक अपना सेटअप डाला चाइना में, फिर इन्होंने एक अपना सेटअप डाला आपका कुवैत में, ठीक है। तो यानी कि अब ये कंपनी क्या है, ये जो बिजनेस है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। ये डिफरेंट कंपनीज में जाके अपना प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है। तो क्या हो गया, मतलब हो ये गया कि बिजनेस आया नेशन, नेशन से बन गए उसके मल्टीनेशनल, ठीक है। तो ये बन गया आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो एक ही कंट्री से कई सारी कंट्रीज में अपने काम को ऑपरेट करता है। MNCs क्या करते हैं? MNCs अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर देते हैं, अपने ऑफिसेस को सेटअप कर देते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं अपनी होम कंट्री से ही, ठीक है। अब ये ऐसा करते क्यों? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। इंडिया में एप्पल फोन के, आईफोन के कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं, तो एप्पल वालों ने क्या किया, उसकी फैक्ट्री ही इंडिया में इंप्लीमेंट कर दी ताकि उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा होता है
वो खत्म हो जाए और उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, प्रॉफिट उनका मैक्सिमाइज हो जाए। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं वो आपके एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं। इसको इसलिए ऑपरेट कराया जाता है ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हमारा प्रॉफिट, यानी हमारा मतलब प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो भी समझ में आ गया कि एमएनसीज क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये डिफरेंट कंट्रीज को किस तरीके से इंटरलिंक करा जाएगा, किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको हम कैसे इंटरलिंक करेंगे। क्लियर? तो इसको भी हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वो है आपका पहला इन्वेस्टमेंट। यार ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने बड़ा सुना है कि उसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। ये इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, उस बिजनेस में तुमने लैंड परचेज कर रखी है, तुमने बिल्डिंग परचेज कर रखी है, तुम्हारे पास मशीनरीज बहुत सारी हैं। तो जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है, या मान लो कि नहीं भी लगाया है अभी, ठीक है, तो जो भी पैसा तुम बिजनेस में लगाओगे तो वो तो बिजनेस की नजरों में कहलाएगा कैपिटल। ठीक है, अब ये जो पैसा हम बिजनेस को लगा रहे हैं ना, या बिजनेस को जो पैसा दे रहे हैं, ये हमारे लिए कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एसेट्स में इंक्रीमेंट करना। ठीक है, जो भी एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं उन एसेट्स में इंक्रीमेंट करना, अगर एसेट्स नहीं भी हैं तो उन एसेट्स को खरीदना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पैसे खर्च करना एसेट्स को परचेस करने में, या जो हमारे पास पुराना स्टॉक रखा है कैपिटल का, पुराना स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब जो हम पहले से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें और ज्यादा एडिशंस करना मशीनरीज का, और ज्यादा लैंड को परचेस करना, ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि पैसे खर्च करो ताकि एसेट्स परचेस कर पाओ, ताकि तुम मशीनरीज परचेस कर पाओ, ताकि तुम लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर पाओ। ओके, समझ में आ रहा है। अब आज चलते हैं दूसरा इन्वेस्टमेंट समझने के लिए, वो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? मतलब अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, अब ये मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि है तो इन्वेस्टमेंट, बट इसको कौन कर देगा? इसको कर देंगे फॉरेन वाले। ठीक है, फॉरेन वाले मतलब कि ये भाई हैं, हमारे भाई साहब हैं ये, और इनका नाम मुझे नहीं मालूम क्या आ रहा है, अलेक्जेंडर है या जो भी है। ठीक है, ये बेचारे बड़ी मेहनत से क्या कर रहे हैं, अपने देश का पहिया चला के ला रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ये लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये धक्का लगा के ये पुश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो मान लो कि ये आ रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से, और आ कहाँ रहे हैं? ये आ रहे हैं इंडिया। ठीक है, अब ये क्यों आ रहे हैं इंडिया? ये इंडिया आ रहे हैं ताकि ये इंडिया में एसेट्स परचेस कर पाएं, ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज को परचेस कर पाएं। तो जब ऐसे इन्वेस्टमेंट बाहर से हमारी कंट्री में आएगा तो ये कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आया समझ में? तो एमएनसीज क्या करती हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि एमएनसीज जो होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं पूरे ग्लोब में। ठीक है, अब एमएनसीज क्या करती हैं? एमएनसी एक कंट्री में तो ऑपरेट करेगी नहीं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करना है, और डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करने के लिए वो क्या करेगी? हर डिफरेंट कंट्री में उसे अपने एसेट्स परचेस करने पड़ेंगे, हर डिफरेंट कंट्री में उसे अपने प्लांट्स परचेस करने पड़ेंगे, मशीनरीज परचेस करनी पड़ेंगी, और इन सबको परचेस करने पर जो भी पैसा लगेगा वो क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसके जरिए क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए हमने प्रोडक्शन को कर दिया इंटरलिंक्ड। अब ये एमएनसीज करती क्या है? एमएनसी या तो हमारी कंट्री में आके जो पुराने आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको परचेस कर लेगी, उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी, या उनको अपना पार्टनर बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो बिजनेस होते हैं ना वो इंटरलिंक्ड हो जाते हैं एमएनसीज के जरिए। और क्या इससे हमारे लोगों को भी फायदा होता है? तो इससे हमारे लोगों को भी फायदा होता है, यानी कि बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनीज। ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, और हम अपने पूरे चैप्टर को बहुत ज्यादा कोलैप्स करके एक शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि भाई हमें कंटेंट तो बहुत मिलता है लेकिन बहुत लेंथी कंटेंट है सर, समझ में नहीं आता है, पढ़ाए चले जा रहे हैं, पढ़ाए चले जा रहे हैं। यार इतना पढ़ना नहीं है, हमें बहुत शॉर्ट में पूरा चैप्टर समझ लेना है। ठीक है, तो बस लगे रहो, बस थोड़ी ही देर में हम अपने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने पिछले किए। तो अब देखो बेनिफिट्स टू लोकल, कि इन एमएनसीज के आने से हमारी लोकल कंपनीज को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो एमएनसीज प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू लोकल बिजनेस टू ग्रो फास्टर। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज हो रही है, मतलब मेरे कोई रिलेटिव हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं और कोई बाहर से कंपनी आई और उस कंपनी ने आके उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। ये तो बड़ी कमाल की चीज हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंडिया में एक पुष्पिंदर साहब हैं और ये पुष्पिंदर अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीके से अपना चिमनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई आए आपके बड़ी फैक्ट्री वाले, ठीक है,
और इन बड़ी फैक्ट्री वालों ने क्या किया, मतलब फॉरेन से लोग आए और इन्होंने फॉरेन से आके पुष्पिंदर के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया या फिर इनके बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, ये जिस कंट्री से भी आ रहे हैं ये उस कंट्री की लेकर आएंगे हमारे पास में टेक्नोलॉजी, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी किसको मिलेगी, पुष्पिंदर को मिलेगी। वो वहां से लेकर आएंगे एडवांस मशीनरीज, ठीक है, वो मशीनरीज भी किसको मिल जाएंगी, आपके पुष्पिंदर को मिल जाएंगी। तो भी बहुत ज्यादा फायदा जो है वो हमारे लोकल बिजनेसमैन को हो जाता है कि जब भी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा तो हमारे लोकल बिजनेसेस को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई मार्केट मिलेगी। और ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है कि पुष्पिंदर जो अब तक सिर्फ इंडिया में सेल कर पा रहा था, अब वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भी सेल कर और बहुत आसानी से, क्योंकि उसको मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको मिल रहा है एक फॉरेन पार्टिसिपेटर। और यहाँ पे उसके लिए एक और अच्छी चीज ये हो जाएगी कि उसको मिलेगा एक्सपर्टीज, उसको पता चलेगा कि मार्केटिंग किस तरीके से बेहतर तरीके से और ज्यादा करी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे लोकल बिजनेस को ये कुछ फायदे हो जाते हैं। अब एमएनसी नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है अपनी होम कंट्री से, जिससे लोकल कंपनीज को फायदा होता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फायदे होते हैं जो कि एमएनसीज के आने से हमारे लोकल बिजनेसेस को होते हैं, ठीक है। तो भाई अब तक हमने क्या किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चलते चलते आगे ना भूलें। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हमने कवर किया कि इंडियन इकोनॉमी क्या होती है। इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के बाद में हमने देखा कि एमएनसी क्या है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि एक वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रही है, लेकिन उन सबको कंट्रोल करती है अपनी होम कंट्री से ही। इनको सेटअप इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सके। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्शन को इंटरलिंक किया जा सकता है, किस तरीके से प्रोडक्शन को जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए हमने देखे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट। पहला था आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एक देखा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से लेकर आ रहा है आपका अलेक्जेंडर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में। फिर हमने देखा कि जब अलेक्जेंडर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा तो इससे हमारे बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा, इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो हमने यहां पे देखा कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी, अपने बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करेंगी, तो इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी। और ना एक यार एक फायदा हो जाएगा कि अब तक जो मुझे सिर्फ नॉर्मल फोन यूज करने को मिल रहे थे, अब मुझे एडवांस फोन इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे, मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें सेटअप करने को घर में मिल जाएंगी। मैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में स्मार्ट बल्ब अपने घर में सेटअप कर पाऊंगा और उन्हें मिनिमाइज कॉस्ट पे सेटअप कर पाऊंगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आपका ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो बना है वर्ड ग्लोब से, जो कि यहां पे नजर आ रहा है, ज्योग्राफी से ग्लोब, ठीक है। तो मुझे तो बड़ी कम समझ में आती है ज्योग्राफी, ठीक है, तुम लोग अच्छे से मेहनत करना, क्लियर। चलो, तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ना कि तुम ना अभी मान लो किसी एक कंट्री में रह रहे हो, या मान लो तुम अपने घर पे रह रहे हो और तुम अपने शहर से कभी बाहर नहीं गए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ना कभी कनेक्शंस नहीं हो पाए आउटर वर्ल्ड के साथ में, आउटर सिटीज के साथ में तुम्हारे कनेक्शंस नहीं हो पाए, इंटर स्टेट्स के साथ में, इंटर सिटीज के साथ में। तो अभी ना तुम क्या कि एक जगह पर बंधे हुए हो, तुम एक ही जगह पर अपने घूम रहे हो कि मैं वहां चला गया वहां चला गया, ठीक है। लेकिन जब तुम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाओगे तो तुम थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे कुछ कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे, इंटर सिटीज तुम कनेक्शन बनाओगे, इंटर स्टेट्स तुम कनेक्शन बनाओगे। कुछ इसी ही तरीके से आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ट्रेड, यानी कि जब हम इसी छोटी सी चीज को एक बड़े लेवल पे कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ बड़ा ही करना है ना जिंदगी में, तो कुछ बड़ा ही करके समझेंगे कि बड़ा कैसे करेंगे कि कुछ कंट्रीज में या हमारी कंट्रीज में जब इंटरकनेक्टिविटीज हो जाती हैं। इंटरकनेक्टिविटीज का मतलब क्या है कि एक ये कंट्री है, एक ये कंट्रीज है, इन दोनों कंट्रीज को हमने इंटरकनेक्ट किया बाय मोड ऑफ ट्रेड, ठीक है, यानी कि ये करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक कंट्री कर रही है इंपोर्ट। तो इससे क्या होगा, दो कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो गई, वो आपस में ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ना हमारे लिए पूरी वर्ल्ड ओपन हो जाती है, हम आसानी से पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जिस तरीके से हम अपनी होम कंट्री में कर रहे हैं। होम कंट्री में हम कैसे करते हैं कि हमारे पास में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए, हम जो प्रोड्यूस करें और उसको सेल करें। इसी तरीके से जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया 19
1991 में, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे लिए पूरी वर्ल्ड ओपन हो गई, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी वर्ल्ड ओपन हो गई। अब वो लोग आसानी से किसी भी कंट्री में सामान को सेल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट में ना चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स के पास में एक राइट होता है, वो होता है राइट टू चूज। तो कंज्यूमर्स के पास में ये जो राइट टू चूज आया ना, इतने ये वो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में चूज कर पा रहे हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज कहां से आ रही हैं? क्योंकि बाहर से इतनी सारी जो कंपनीज आई वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आई, वो अपने यहां से गुड्स लेकर आई, अपने अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज लेकर आई, जिससे कंज्यूमर्स के बीच में चॉइसेस डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये सब चीजें फायदे होते हैं हमें अपने ग्लोबलाइजेशन से। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दो कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टिविटी हो जाना, जिससे वो आसानी से ट्रेड कर सकें और अपनी इकोनॉमी को और बेहतर चला सकें। अब इस एमएनसी का क्या रोल होता है ग्लोबलाइजेशन में? हमने एमएनसी को अलग से पढ़ लिया, हमने ग्लोबलाइजेशन को अलग से पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे क्या एमएनसी जो है वो ग्लोबलाइजेशन में कुछ अपना योगदान दे रही है या नहीं दे रही है। तो मोर टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफॉर्म बिटवीन द कंट्रीज। हाँ भाई, ये काम तो बिल्कुल होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब एमएनसी अपनी होम कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाती है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर जाती है, वो अपनी मशीनरीज लेकर जाती है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज लेकर जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि एमएनसीज जो है वो दो कंट्रीज को इंटरकनेक्ट कर रही है, यानी कि वो अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी लेकर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बेहतर बना रहा है, वो अपने ट्रेड को और ज्यादा बेहतर कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपका पीपल कैन इजीली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिर दूसरी चीज हम लोगों के लिए ये फायदेमंद हो जाती है कि हम आसानी से अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भी विजिट करने के लिए जा सकते हैं। हम एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं और वो लोग भी एज अ टूरिस्ट हमारी कंट्रीज में घूमने के लिए आ सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा बेहतर बनाया है, जो वो कहें, और कि ऐसी कौन सी चीजें हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जो ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा रहती हैं। तो पहला है आपका टेक्नोलॉजी और है आपका लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी क्या? टेक्नोलॉजी हमने एमएनसी में पढ़ा, ऊपर अभी ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा कि जब दो कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होगी तो क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, किसी अच्छी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंट्री में जा पाएगी जहां पे हम अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगे हुए ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को और ज्यादा आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, उन सबको रिमूव कर देना ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान हो सके, ट्रेड आसान हो सके और दो कंट्रीज के बीच में आपकी इकोनॉमीज बहुत अच्छे से चले, ट्रेड बहुत अच्छे से चले। तो ग्लोबलाइजेशन ये दो चीजें हमेशा लेकर आता है और ये दो चीजें होती हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बनाती भी हैं, ग्लोबलाइजेशन को संभालती भी हैं। वो क्या होती हैं? आपकी टेक्नोलॉजी और आपका लिबरलाइजेशन। जब भी आपका ग्लोबलाइजेशन होगा तो वहां पे टेक्नोलॉजी भी होगी और वहां पे आपका लिबरलाइजेशन भी होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये इतने बड़े लेवल पे आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर पा रही है, तो क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं या ऐसी कोई पावर्स हैं जो इतने बड़े सेटअप को संभालेगी? तो इतने बड़े सेटअप को संभालने के लिए हमारे पास एक पावर है, वो है आपकी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है ना। सो अभी ना जैसे हमें ये नाम दिखा रहा है वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि पूरे दुनिया का ट्रेड, पूरे दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पूरे दुनिया का एक्सचेंज संभालना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के साथ में, कंपनीज के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट चीज, WTO का काम होता है कि इस इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज बनाए, लिबरलाइज यानी कि फ्री फ्रॉम बायसेस बनाए, फ्री फ्रॉम ड्यूटीज बनाए, ज्यादा इस पे हिंड्रेंसेस ना हो, ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में लोगों को दिक्कत ना आए। जब भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो जो पेमेंट इश्यूज हैं या जितनी भी चीजें होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, लाइसेंसिंग वगैरह, ये सारी आपकी WTO के पास रहती हैं। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO, यानी कि करंटली पूरे वर्ल्ड में WTO की कितनी कंट्रीज मेंबर्स बनी हुई हैं? 164।
इट डेवलप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रेड फॉर इजी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि इस WTO का काम क्या होता है, इस WTO ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ेंगे, जो हर कंट्री फॉलो करेगी जब भी उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए गए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रेड में कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, ट्रेड में कोई भी माल फंक्शंस ना हो, जितना भी ट्रेड चल रहा है वो सारा आपका बिल्कुल फ्रीली चलता रहे। अब इस ग्लोबलाइजेशन जब से इंडिया में आया, ग्लोबलाइजेशन 1991 में इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, तो क्या इस ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को भी कोई फायदे हुए थे? चलो अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा। तो पहला है प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड वैरायटीज एट लोअर प्राइसेस ऑन सेवरल प्रोडक्ट। यानी इंडिया में पहले हम कोई एक ही तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पाते थे। पहले होता था ना कि घरों में सब एक ही जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे, वर्लपूल के, LG के, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। हमारे पास डबल डोर है, हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक है, हमारे पास ऑटोमेटिक है, हमारे पास 6-in-1, हमारे पास 5-in-1, हमारे पास दिस, हमारे पास डेट, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और ये इतनी सारी वैरायटीज, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई? ये हुई आपकी ग्लोबलाइजेशन से। तो जब ग्लोबलाइजेशन से ये सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई तो लोगों को चॉइसेस मिल गई कि वो कोई भी रेफ्रिजरेटर के बीच में चूज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर इज जस्ट एन एग्जांपल। हम किसी भी गुड्स में अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत तरीके के गुड्स की क्वालिटीज अवेलेबल हो जाती हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो भी कंपनी आती है, जिस भी कंट्री से आती है, वो अपनी यहाँ की टेक्नोलॉजीज लेकर आती हैं जो कि इंडिया में इंप्लीमेंट होती हैं और लोगों को और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। और भाई जब लोगों को अच्छी चीजें इस्तेमाल करने को मिलेंगी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने को मिलेंगे, आपको लेवाइस पहनने को मिलेगा, आपको जिम्मी चू पहनने को मिलेगा, आपको शनेल पहनने को मिलेगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका ड्रेसिंग सेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। जो कि वो सारे, जैसे कि इंडिया जो था वो खादी में बहुत ज्यादा फेमस है। खादी बहुत अच्छे क्वालिटी का एक क्लोथ होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन हम लोग नहीं पहनते। हम लोग क्यों नहीं पहनते? क्योंकि शायद हमारे पास उसकी अवेयरनेस नहीं है या उसकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग नहीं है जितनी कि अच्छी लिवाइस ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। तो हमारे पास क्या है कि जब अच्छे ग्लोबलाइजेशन के जरिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं जिससे हमारी अपनी क्वालिटी लाइफ भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, इट आल्सो इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज एंड प्रोवाइड सर्विसेज मेनली इन IT सेक्टर। अब भाई देखो, जब ये MNCs हमारे इंडिया में आके अपनी कंपनीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, ऑफिसेज को सेटअप करेंगी तो अपने यहां से क्या लेकर आएंगी? टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, लेकिन मैन पावर तो ये हमारी इंडिया की ही इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि MNCs को सेटअप करने का मेन रीजन क्या होता है? कॉस्ट को कम करना। और इंडिया में किसी भी फैक्ट्री को ऑपरेट करने में कॉस्ट जो आती है कम आती है। तो अब ये लोग जब टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आ रहे हैं, फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, तो ये मैन पावर कहां से हायर करेंगे? मैन पावर तो ये इंडिया से ही हायर करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा स्किल्ड पीपल्स हैं। इसलिए देश की आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसके ज्यादातर CEOs जो हैं वो इंडियंस आपके बने हुए हैं। तो ये लोग इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आने के बाद ये मैन पावर इंडिया से ही हायर करेंगे, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक और बेनिफिट हो जाता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती है। मेनली इंडिया में लोगों का इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए इंडिया में BPO सर्विसेज बहुत ज्यादा है। इंडिया में इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए इंडिया में हैदराबाद अगर हम देखें, साउथ में अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या होता है कि IT सेक्टर बहुत अच्छे से बूम करता है। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन आता है तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन में सब चीजें इतनी आसान रहती हैं? नहीं, इतनी आसान नहीं होती है। कुछ हमारे पास स्ट्रगल्स भी होती हैं, कुछ हमारे लिए दिक्कत भी होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ेगा, और उन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। वो दिक्कतें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी ताकि हमारा ग्लोबलाइजेशन फेयर तरीके से चल सके, हमारे ग्लोबलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हम अपने ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा आसान बनाएं। तो यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट कैन एंश्योर that laws should be implemented properly। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज बना रखे हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को इसलिए बना रखा है ताकि WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया है, ताकि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, कोई भी उसमें माल प्रैक्टिसेस ना हो और कंट्रीज के बीच के रिलेशंस भी खराब ना हो। यहां पे गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है करने के लिए कि गवर्नमेंट यहां पे
एंश्योर करे कि जितने भी एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, गवर्नमेंट यहां पर एंश्योर करे कि लोगों को उनका राइट मिल रहा है, यानी कि जो वर्कर्स इस ग्लोबलाइजेशन इन एमएनसीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें काम कर रहे हैं, क्या उनको उनके राइट्स मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। यहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करें और उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो एक्सपोर्ट कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट आपके एमएसएमई सेटअप किए हैं, गवर्नमेंट ने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको एनहांस करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट करके वो लोग भी एक्सपोर्ट कर पाए। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, और कभी भी अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में लोग जो है वो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो झट से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एकदम से बैरियर लगा देती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अब तुम नहीं जा सकते, इससे आगे जाने की इजाजत तुम्हें नहीं है। तो इसके होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बनाना इतना आसान भी नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन चलाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने पड़ते हैं, ताकि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा चल रहा है वो बिल्कुल फेयर तरीके से चलता रहे और उसमें कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो भाई यहां पर हम लोग बहुत शॉर्ट में अपने चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर्स को समझ रहे हैं, और तुम लोगों को भी मजा आ रहा है जिस तरीके से मुझे मजा आ रहा है, ठीक, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने चैप्टर को हम एंड कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है। तो अब हम आते हैं अपने कूल समरी की तरफ। तो कूल समरी में सबसे पहले हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका करंट फेज इंडिया में क्या चल रहा है। हमने देखा कि एमएनसीज क्या होती हैं और हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, वो आपका टेक्नोलॉजी और वो आपका लिबरलाइजेशन था। हमने देखा कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के क्या सिनारियोज हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में फायदा होता है या नुकसान होता है, और फिर इन द लास्ट हमने देखा कि वो कौन कौन से स्ट्रगल्स हैं जो गवर्नमेंट करती है इस ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल फेयर बनाने के लिए। अब देखो भाई, जा तो तुम लोग रहे हो, ठीक है ना, तो जाने से पहले एक काम कर देना है कि हमारे को आप लोगों को प्रमोट करना है। अब ये प्रमोट किस तरीके से तुम लोग करोगे, ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे आगे और यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ एक फायदेमंद चीज जो कि हो सकती है आपके लिए और भी ज्यादा आसान और आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स को और ज्यादा अच्छे से क्रैक करने में। तो भाई हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक सेशन जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ, यानी कि गुरुकुल के साथ में। आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, और याद रखो कि हमारी वीडियोस लाइक करो, ठीक है, उनको शेयर करो। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी कूल एजुकेशन मिल पाए। और बेल बटन को जरूर क्लिक करना ताकि तुम्हें जितने भी नोटिफिकेशंस वीडियोस के वो मिलते रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बाय।